में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज फिर से थोड़ा सा प्रेशर में रहा, लेकिन आज इंटेंसिटी कल से थोड़ी कम थी वन, और दूसरा आज थोड़ा वोलेटाइल था क्योंकि इंडेक्स में आज एक समय पे हरा निशान भी देखा है। निफ्टी में एक स्पाइक आया था 17,060 से 17,160 तक लेके गया, और उसके बाद फिर 10 से 15 मिनट के बाद ही वहाँ पर फिर बिकवाली आई, 17,060 के जोन्स में आया और इंट्राडे में 17,000 के लेवल्स भी टूटे, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते करीब करीब 17,000 को होल्ड कर गया इंडेक्स। प्रेशर रहा मार्केट में आज अक्रॉस द बोर्ड फिर से, चाहे आप फ्रंट लाइन इंडेक्स देख लें, निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी बैंक आधा परसेंट ही भले डिक्लाइन में थे। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप आज ये भी प्रेशर में काम काज कर रहे थे और आधा परसेंट के आसपास की बिकवाली स्पेस में भी थी। ज़्यादा प्रेशर आपको स्मॉल कैप में दिखाई पड़ेगा, और जो सेल ऑफ था उसमें सेलेक्टिव इंडेक्स जो थे वो थोड़े से उनमें भी बहुत सेलेक्टिव स्टॉक ही काम काज कर रहे थे। मिसाल के तौर पे मेटल में आज थोड़ी बहुत बाइंग थी, जिसमें एनएमडीसी एफ&ओ का टॉप गेनर बन के शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज प्रेशर था बैंक्स में फिर से, जहाँ पर बैंक्स और एनबीएफसी, क्योंकि एनबीएफसी आज फाइनेंशियल एक्सपायरी भी थी, तो बैंक्स और एनबीएफसी में आज फिर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली अनवाइंडिंग थी और 40,000 के जोन्स के नीचे 39,100 के जोन्स पे आ गया निफ्टी बैंक, और 39,000 को एटलीस्ट होल्ड कर रहा है। तो ये तरह के लेवल्स वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े। आईटी में प्रेशर था, ऑब्वियस रीजंस, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत हैं वहाँ से बिकवाली है, वो यहाँ पर भी अब ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखा रही है। तो मिड कैप या लार्ज कैप सभी आईटी में प्रेशर था। इन्फोसिस बिकवाली को लीड कर रहा था आज। इसके अलावा आज अदानी समूह एक बार फिर से पूरा ग्रुप प्रेशर में आया वापस, 8% के आसपास की बिकवाली अदानी एंटरप्राइजेज में थी। बाकी कैश मार्केट के सभी शेयर भी लोअर सर्किट पे लगते हुए दिखाई पड़े। मेजरली सारे के सारे शेयर वहाँ पर प्रेशर में ही काम काज कर रहे थे। लास्ट आवर में थोड़ा बहुत अपटिक आया था अंबुजा और एसीसी में, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई सस्टेन नहीं हुआ, वो भी प्रेशर में ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स की अगर बात किया तो उसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे नाम थे, जो कि आज 1.5% 2% की तेज़ी के साथ डे हाई के आसपास जाकर क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा थोड़ा बहुत लोअर लेवल से जो बाइंग था वो आता हुआ दिखाई पड़ा निफ्टी बैंक के अंदर भी, लेकिन फिर भी 39,411 के जोन्स पे 39,132 के जोन से पुल बैक, 300 अंकों का पुल बैक, लेकिन फिर भी प्रेशर में 1-1.5% के 100-150 अंकों के आसपास की गिरावट यहाँ देखने को मिली। आधा % के आसपास डिक्लाइन यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। रियल्टी, एफएमसीजी, सीमेंट, ये तीन और ऐसे सेक्टर थे जो कि आज सबसे ज़्यादा प्रेशर में काम काज कर रहे थे, और ओवरऑल में निफ्टी भी करीब करीब 100 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बुधवार का आज से एक लिस्टिंग भी हुई थी, हालांकि वो डिसेंट लिस्टिंग थी ऑटो एंसिलरी स्पेस में, लेकिन मार्केट में मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई डैमेज नहीं, मोर लेस फ्लैटिश टोन पे आप उस लिस्टिंग को मानते हुए देखेंगे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लिया जाए। कहाँ गए सवाल? ओके, पहला सवाल जो है मेरे पास, till when will this overhang of US market on Indian market will last? सर, ओवरहैंग डिपेंड अब कितने स्केल्टन और अनफोल्ड होते हैं उसके हिसाब से भी। पहला जो स्केल्टन निकला उसके हिसाब से तो बाजार ने डिस्काउंट कर लिया। सेकंड, अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कितना रहता है, कौन कौन से स्टार्टअप्स आते हैं, कोई और बैंक्स फेल होते हैं, न्यूज़ फ्लोज क्या रहता है, कमेंट्री क्या रहती है। देखिए, जो 2-3 प्रोमिनेंट चीज़ें हैं उसमें इन्फ्लेशन ही सबसे बड़ा कंसर्न सोफार बना हुआ है। उसके इंटरेस्ट रेट, हाइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, 5% का ब्याज बढ़ चुका है यूएस में, और वो 5% का ब्याज बढ़ा है विद टाइम ऑब्वियसली। तो वो 5% का ब्याज का इम्पैक्ट भी अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर आ रहा है, या उसी के इम्पैक्ट आप एसवीबी में आपने देखा भी। तो लाइकवाइज इश्यूज़ रहेंगे इंडियन मार्केट के लिए। अच्छी चीज़ें, मॉनसून एक नेक्स्ट ट्रिगर रहेगा, इसको बाजार देखेगा। आज इन्फ्लेशन का नंबर भी था, वो भी अनुमान से नीचे था। आगे अगर मॉनसून के बेटर नंबर आते हैं तो शायद वो इनपुट कॉस्ट को और नीचे ले आएंगे, और उसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट कॉस्ट पे भी वापस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन होल्ड हो गई तो मतलब और ज़्यादा नहीं बढ़ाई गई यहाँ से, तो ये भी एक अच्छा ट्रिगर बनेगा। और प्लस कंपनीज की अर्निंग्स कितना सपोर्ट करती हैं, कि लास्ट क्वार्टर में Q3 के नंबर्स बहुत कंपनियों के अच्छे भी थे, और Q4 में अगर इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट कम रहता है, इंटरेस्ट कॉस्ट का इम्पैक्ट पूरा नहीं आता है, और सेल्स अच्छी रहती है Q4 की, फेस्टिवल डिमांड की, तो शायद वो ओवरऑल नंबर्स पे भी रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो कुछ चीज़ें जिनको आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा, और ओवरहैंग थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। कितना कहना है मुश्किल है, बट मतलब ईच डे अब जैसे जैसे न्यूज़ फ्लो सुनते हो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल लोगे। लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से तो आपको ट्रिगर्स पता ही है कि कहाँ प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट करती है, उन्हीं के साथ रहना सबसे अच्छा होता है। ओके, और लुकिंग टू कंसोलिडेट माय पोर्टफोलियो, which IT company should I exit out of? TCS, Infosys, KPIT, Tata Elxsi, Happiest Mind। देखिए, अगर आप अग्रवाल साहब ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चला हुआ इसमें से है KPIT,
सेकंड नंबर पे चला हुआ है टाटा एलेक्सी। ये दो सबसे ज़्यादा चले हुए हैं। तो अगर इन दोनों में आपको रीजनेबल प्रॉफिट मिल रहा है तो आप निकलेंगे। देखिए कोई भी कंसोलिडेशन आप करना चाह भी रहे हैं सेक्टर में तो आप प्रोमिनेंटली अपने जहाँ प्रॉफिट्स हैं उन्हीं को लेकर निकलेंगे, और जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है उनमें यही दो शेयर सबसे ज़्यादा चले हैं। अंडर परफॉर्मर्स में सबसे ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड ही आता है, इसकी सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है आईपीओ के बाद से। आईपीओ 300 रुपये पे सीधे 1400-1500 रुपये पहुंचा, उसके बाद ये 800-900 रुपये की रेंज में घूम रहा है या 700-800 की रेंज में घूम रहा है। तो ये बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद नीचे आ रहा है। तो एक बार को लार्जली आउट परफॉर्मर यही दोनों हैं, टाटा एलेक्सी और केपीआईटी। सेकंड नंबर पे अगर आप जाओगे तो हैप्पीएस्ट माइंड, और लास्टली आते हैं इन्फोसिस और टीसीएस, क्योंकि ये सबसे बड़े मतलब अगर पुरानी होल्डिंग नहीं है तो सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर हाल की मूवमेंट में रहे हैं। सो आप इस हिसाब से कॉल ले लो, बट अगेन आपको देखना है आपके हिसाब से कि आपको कौन सी लेनी है कॉल इसमें से। अदरवाइज जो मोमेंटम है वो आपको बता दिया गया है। ओके, और ग्लैंड, डिवीस, नैम, टफ कॉल है, लेकिन अगर आप इसमें से कुछ चुनना चाहो तो डिवीस पहली प्रोमिनेंट कॉल रहेगी जिसको आप देख सकते हो, क्योंकि कंपेरेटिवली टूटा ज़्यादा है 1, निफ्टी का स्टॉक है 2, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी उतने ख़राब नहीं है। 3500 रुपये के टारगेट्स तो आज भी हैं लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद जो आए थे, और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की सिचुएशन क्लियर है। अब उसके बाद जो भी होना है इसी क्वार्टर में होना है, तो एक क्वार्टर के लिए तो पिक्चर क्लियर हो ही चुकी है। तो अब वेट एंड वॉच है, ऑलरेडी बहुत करेक्टेड है। 4000 रुपये का शेयर आपके सामने 2700, 2800, 2600 की रेंज में काम काज कर रहा है। सो बेटर साइड पे तो डिवीस है, देन कम्स ग्लैंड एंड देन कम्स नैम। तो आप इस ऑर्डर में एक बार को चुनाव कर सकते हो। ओके, और HDBL ऐड कर सकते हैं। भूमिक सर, ये 60 रुपये का शेयर 140 रुपया देखा था कल मैंने, 138-140 रुपये। तो आप थोड़ा सोच समझ के कॉल लेना। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले आशीष महेश्वरी आए थे, उन्होंने इसमें बाय कॉल दी थी 160 रुपये के टारगेट्स के लिए, लेकिन अदरवाइज नंबर्स की कमेंट्री में नई कैपेसिटी बैंगलोर में इन्होंने ऐड की है, जिसका कामकाज आना शुरू भी हो गया है। 2 मार्केट शेयर को लेकर अपडेट इन्होंने दिया था अराउंड 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले। वो उनका मार्केट शेयर भी बैंगलोर मार्केट में बढ़िया बढ़कर आया है, और शायद 10% का मार्केट शेयर अचीव कर लिया, जो पहले 4 से 6% के आसपास था। और इसके अलावा लेटेस्ट डेवलपमेंट, प्रमोटर की होल्डिंग में बाइंग नहीं आई है, वो 70 रुपये 60 रुपये की रेंज के बाद से फर्दर बाइंग नहीं हुई है। सो अगर पुरानी होल्डिंग है तो बैठे रहो आप, क्योंकि वो बहुत ऊपर है वहाँ से। लेकिन अगर नई होल्डिंग है तो आप जरा देख संभल के कॉल लेना इसमें। इन्फोसिस, रिलायंस जयप्रकाश जी क्या ही बोलूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड इन्फोसिस ऑब्वियसली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज। आईटी की बेस्ट एंड ऑयल एंड गैस की देश की सबसे बड़ी कंपनी। यहाँ पे सिर्फ ब्रोकरेज हाउस का व्यू ही रख सकता हूँ मैं आपके सामने। 3200 रुपये के टारगेट्स के लिए या 2900 के टारगेट के लिए रिलायंस पे रिपोर्ट्स हैं, और इन्फोसिस में ऑब्वियसली 1600-1700 के नंबर्स के बाद रिपोर्ट आई थी, 1400-1450 भी आए थे। सो फंडामेंटल पे तो कोई सवाल है ही नहीं इनके। आपकी टाइमिंग पर डिपेंड करता है और आपके होराइजन पर डिपेंड करता है कितना समय आप दे सकते हो। लेकिन फंडामेंटल को लेकर तो यहाँ कोई दो राय नहीं है इन दोनों कंपनियों को लेकर। मार्केट ही अपने आप इनको बताता है कि दे आर द बेस्ट। बसंत महेश्वरी सर प्रिफर्स टू पुल ऑल मनी इन 8-10 स्टॉक्स, इज इट गुड स्ट्रेटजी? आई एम हैविंग 22 स्टॉक्स। ये अर्पण सर, ये बात सही है, लेकिन इतना बड़ा नंबर भी नहीं होना चाहिए। आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप 22-23 शेयर लेकर रख लो। आप ये कर सकते हो कि आपने शुरुआत में अगर 5 शेयर लिए और वो लीडर्स हैं अपने अपने स्पेस के और आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, आप उसमें थोड़ी थोड़ी पोजीशन को वाइंड अप करो। जो पोजीशन वाइंड अप हुई वो पोजीशन फ्री वाली छोड़ दी, नेक्स्ट पोजीशन आपने कहीं और ले ली। तो जो आपके 22-23 शेयर हैं, अगर उसमें से 15 शेयर या 12-13 शेयर ऐसे हैं जिनमें जो सिर्फ प्रॉफिट के पड़े हुए शेयर हैं, तो आप उन्हें होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर वो नए शेयर खरीदें आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी में, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन में, तो वो गलत है। आप खुद ही ट्रैक नहीं कर पाओगे। ट्रैकिंग एज इन कि आप फाइनेंशियल्स नहीं देख पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। कभी कभी एक ही सेक्टर की 2 कंपनियों की अलग अलग न्यूज़ होती है। जैसे कल था इन्फोसिस से मैनेजमेंट निकला और टीसीएस टेक महिंद्रा में गया, तो एक ही कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर और एक ही कंपनी के लिए बुरा ट्रिगर बन गया। सो ऐसी बहुत सिचुएशंस आती हैं। सो इतनी बड़ी डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए आप कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के साथ भी उसे अचीव कर सकते हो। अब कौन से रहेंगे, तो इस सिचुएशन सिनेरियो में सबसे बढ़िया तो वही हैं जो कि सबसे बड़े हैं, क्योंकि एटलीस्ट उनकी फॉल में ये एक एश्योरेंस है कि उनका कमबैक भी उतना ही स्ट्रांग होगा।
इन कंपैरिजन टू मिड कैप स्मॉल कैप। अगर आप स्मॉल कैप में फंस गए तो कई साल के लिए फंस सकते हो, लेकिन अगर आप लार्ज कैप में हो तो यू हैव एन एश्योरेंस कि आप आज नहीं तो कल उनका पुराना भाव देख लोगे, पुराना भाव क्या नया भाव टूटता देख लोगे। अगर कुछ भी नहीं देख पाए तो एटलीस्ट डिविडेंड पाओगे। सो इसीलिए लार्ज कैप हमेशा आपको बोला मैंने कि उनको देखो, वो ज़्यादा अच्छे हैं। उनको म्यूचुअल फंड ओन करते हैं, उनको इंश्योरेंस ओन करते हैं, उनकी कंपनी के प्रमोटर स्ट्रांग है, पुरानी होल्डिंग है, अच्छे प्रोडक्ट है, प्रोफाइल अच्छी है, तो उसको आप चेक करो, वो ज़्यादा बेटर। लेकिन इस तरह का बड़ा डाइवर्सिफिकेशन एटलीस्ट अवॉइड करो, इतना बड़ा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। रिलायंस इज नथिंग विद यूएस मार्केट। अनिल जी, ऐसा नहीं है कि किसी कंपनियों को लेना देना है यूएस मार्केट से इसलिए टूट रहे हैं। देखिए, आईटी का सबसे ज़्यादा लेना देना होता है यूएस मार्केट से, क्योंकि 60% 65% रेवेन्यूज़ मोर लेस यूएस मार्केट से वहाँ आते हैं। सो उनका टूटना लाजमी है। 1 सेकेंड, क्योंकि सेंटिमेंट ही बिगड़ा, आईटी के हैवी वेट्स नीचे आएंगे तो भैया सारी से ज़्यादा बाजार भी नीचे आएगा। 2 3 फार्मा का बहुत मेजर यूएस मार्केट में एक्सपोजर होता है, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। स्टार्टअप्स ने पैसा वहाँ से उठाया हुआ है, उनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। सो विद टाइम सिनेरियो बन जाता है। फिर अब कुछ दिन तक तो बाकी प्लेयर्स उसे होल्ड करेंगे अब, लेकिन क्योंकि आईटी को किसी बैंक ने ही लोन दिया होगा या किसी फार्मा को किसी बैंक ने लोन दिया होगा, तो सेंटिमेंट उनके ऊपर आ जाएगा। फिर विद टाइम वो एक टर्शरी इफेक्ट होता है, या फिर आप कह लीजिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जो कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग सेक्टर के ऊपर आता है। सो इसीलिए सारा बाजार ही टूटता है। और ऑब्वियसली बात है, जब हैवी वेट बाजार ही टूट रहा है तो सबसे हैवी वेट स्टॉक्स जो हैं वो भी टूटेंगे ही। तो सबसे हैवी वेट कौन से हैं? वही 4-5 नाम, रिलायंस, आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स। तो ये 5-6 बड़े नाम जो इनको टूटना ही है, क्योंकि जब बाजार ही नीचे है तो ये सब भी तो नीचे ही जाएंगे। सो ऐसा कुछ वो नहीं है कि किसी का एक्सपोजर है कहीं पर इसलिए टूट रहा है, वो भी एक वजह होती है, लेकिन अभी के लिए रिलायंस की एक्सपोजर नहीं है इसलिए टूट रहा है। और ऐसे बहुत सारे नॉन बिजनेस होते हैं जो आपने शायद नहीं भी सुने होंगे, लेकिन वहाँ रिलायंस डील करता होगा। जैसे बहुत कम लोग बताया कि आईटी डिवीज़न भी है इनका, बैंकिंग फाइनेंशियल डिवीज़न भी है इनके। सो अकॉर्डिंगली सबका एक्सपोजर वहाँ है नहीं है, कहाँ एक्सपोजर है कहाँ नहीं है, मार्केट ऐसे रिटेन करता रहता है धीरे धीरे और अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता रहता है। सो आप ये नहीं तय कर सकते कि ये शेयर कहाँ तक जाएगा। आप ये ज़रूर तय कर सकते हो कि कहाँ आपको ख़रीदना है। अगर आपको सही दाम मिल रहा है, आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा इस कंपनी को होना चाहिए था और वो नहीं था अब तक क्योंकि दाम महंगा था, तो आज जो दाम सस्ता हो गया, आप चुनाव कर सकते हैं। और अगर आपको बिज़नेस सही लगता ही है तो आप जा सकते हैं उन कंपनीज़ के अंदर। ऐसा नहीं है कि रातों रात में एसबीआई, एशियन पेंट्स या बर्जर या रिलायंस या टीसीएस या ऑल प्रोमिनेंट नेम्स ये गायब हो जाएंगे सिस्टम में से। आप पेशेंस रखिए, मार्केट नीचे पहले भी आया फिर आता रहेगा, वो तो कोई इशू नहीं है। बट क्वालिटी को आप ऐड कर सकते हैं ऐसे मौके में, अगर आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म का है तो ऑब्वियसली। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो उसके लिए मैं सही जगह पे आप बात नहीं कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो एट सीएमपी फॉर लॉन्ग टर्म एंड वी ऑन। सर, वेदांता कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था, वो एक दिन खबर आई थी मिश्रा सर, लेकिन उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि उनका कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है और उस पर उन्होंने पेमेंट कर दिए सारे। ये उसी दिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, आप एक्सचेंज पे देख सकते हो उसको। अब रही बात बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प में, तो सर ये देश का पहला, दुनिया का सबसे बड़ा और देश का दूसरा, मतलब एक देश दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है हीरो मोटोकॉर्प, और एक देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर एक्सपोर्टर है बजाज ऑटो। दोनों की हिस्ट्री पुरानी है, दोनों प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं, स्टॉक प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम है। ईवीज़ में हीरो एक्सपैंड कर रहा है, बजाज भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। वो 3 व्हीलर में भी हैं, ये सिर्फ 2 व्हीलर में, बाइक एंड स्कूटर्स में। दोनों के लिए स्टॉक प्राइस वाइज एक चीज़ अच्छी है कि बजाज ऑटो का इक्विटी छोटा इन कंपैरिजन टू हीरो मोटोकॉर्प। 1, बजाज ऑटो के केस में आप डिविडेंड ज़्यादा पाओगे, 4-4.5% के आसपास का यील्ड है। हीरो मोटोकॉर्प के केस में ऐसी यील्ड नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प बीटन डाउन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बजाज ऑटो, लेकिन दोनों के केस में सो फार सिचुएशन वाइज ज़्यादा फेवर बजाज ऑटो के है। बट एक ही बात है कि इन्होंने वो अपना प्रोडक्शन कट किया है क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, मार्केट्स में हिट आ रहा है। तो श्रीलंकन मार्केट में, अफ्रीकन मार्केट में, नाइजीरियन मार्केट में थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो इनके लिए कंसर्न है। लेकिन अगर आपका होराइजन ही लंबा है तो ये छोटे मोटे कंसर्न्स तो मार्केट अपने आप डील कर लेगा। बजाज ग्रुप को पता है उन्हें कैसे डील करना है, वो अपने आप डील कर लेंगे। कैश रिच ज़्यादा दोनों ग्रुप हैं वैसे तो, बजाज भी एंड हीरो भी, लेकिन कैश रिच ज़्यादा आपको बजाज दिखाई पड़ेगा, तभी उनके डिविडेंड पे ऑफ्स भी इतने बड़े होते हैं और प्रमोटर के पास ही होल्डिंग में जाता है।
सो फेवर ज़्यादा बजाज की ही आ रही चीज़ें, लेकिन मतलब वैल्यू बाइंग है। अब आप जिस लेवल पे ज़्यादा आपको नीचे जो मिल जाए, ग्रुप क्वालिटी वाइज एटलीस्ट दोनों में कोई ऐसा इशू नहीं, छोटे छोटे कंसर्न्स दोनों के लिए थोड़े थोड़े हैं। ओके, विच इज़ गुड टू एवरेज? DLF, बंधन, बायोकॉन, विप्रो, ICICI, सोना, सब के सब महंगे वैसे। 3 का EPS है बायोकॉन का, तो करीब करीब 67 रुपये का तो PE बैठता है। 67 के मल्टीपल, सॉरी 67 रुपये कह रहा हूँ, 67 के मल्टीपल PE बैठता है। ये याद इसलिए, कल ही मैंने इस पर कुछ काम किया था। सोना BLW भी 68 के PE पे काम काज कर रहा है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ भी ऐसे ही है, 40-42 या 55 के PE पर। अब बचता है DLF, बंधन को तो सर आप अभी न्यूज़ भी आया था उसमें, इसको तो अभी छोड़ दीजिए। अब आती है बात DLF और विप्रो में। सबसे सस्ता तो वैसे विप्रो ही है इन सब में, अगर आप मल्टीपल वाइज ढूंढ रहे हैं तो। लेकिन सब में ही अलग अलग ट्रिगर और सब मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो लाइक्स में विप्रो ही है, लेकिन वो बहुत बड़ी तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है अपनी लॉन्ग टर्म हिस्टोरी में। तो इस हिसाब से आप कॉल लीजिए, लेकिन ज़्यादातर सभी मोमेंटम बेस्ड स्टॉक हैं। तो मोमेंटम मिलता रहे तो आप प्रॉफिट लेते रहिए, ज़्यादा बेटर है इनमें। लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइक इनमें से एक बायोकॉन बन सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उसको, तो एक बार इसको स्टेबल होने दीजिए फिर कॉल लीजिएगा, लेकिन महंगे हैं अभी भी फिलहाल ये स्टॉक्स। ओके, फाइज़र, अग्रवाल साहब ये बात सही है, इसके जो नंबर हैं और इसका जो भाव है उसमें ज़रूर डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। 2020 के लो से पहुंच गया फाइज़र, यानी 2020 के टाइम पे जो लो बनाया था उसके नीचे ये अभी कामकाज कर रहा है। और जो रेवेन्यू, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2020 से ऊपर के लेवल पर है, यानी कि जो 2020 के लेवल पे प्रॉफिट्स थे कंपनी के, आज 2023 में प्रॉफिट्स उससे ज़्यादा है, लेकिन भाव 2020 वाला है। सो ये डिस्क्रिपेंसी तो है। फार्मा जिस दिन कम बैक करेगा उसमें ये पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सनोफी, अबाट जैसी कंपनियां जो बहुत टूट चुकी हैं हायर लेवल से, DVs। सो बने तो रह सकते हो, मल्टीनेशनल जाइंट है ऑब्वियसली, बट एक ही चीज़ है कि ये तब भी और आज भी, मतलब 2020 में भी और आज भी, ये ज़ॉम्बी स्टॉक के नाम से जाना जाता था, तब भी और आज भी, क्योंकि बहुत स्लो चलता है। ये तब भी बहुत स्लो चलता था और आज भी। तो वो पेशेंस आपको देना पड़ेगा, एटलीस्ट उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा।